हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा लेसन 7। तो लेसन 7 की ये 15वीं वीडियो है। इससे पहले हमने वर्ग 15 के तत्व करा दिए थे, उसके बाद में वर्ग 16 के तत्व करा दिए। आज इस वीडियो से हम वर्ग 17 के तत्व का अध्ययन करेंगे, यानी वर्ग 17 के तत्वों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ही इसी वीडियो में थोड़ा लंबा होगा तो पूरी तरह से खत्म भी कर देंगे इसको। वर्ग 17 के तत्व के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनकी प्रॉपर्टी, यानी हर कुछ सारा कुछ एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं आपका, देखिएगा ये तत्व आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर आपका आता है एस्टेटीन। ये तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, आपको पता चल गई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन और ये है आपका आयोडीन और ये है आपका एस्टेटीन। ये ठीक है आपका एस्टेटीन। क्लियर है। अब इनको हम एक रूप में, यानी कि इन सभी को हम मोस्टली पहले वाले 4 तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, हैलोजन तत्व कहते हैं इन सभी को। संयुक्त रूप में इन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। वास्तव में यदि हम थोड़ा सा डीप नॉलेज में जाएंगे आगे चल के, जब बीएससी एमएससी करोगे केमिस्ट्री से, तब आपको पता चलेगा कि हैलोजन केवल इन 4 तत्वों को कहते हैं। ये चौथा तो इसमें बना ही दिया है। तो इसीलिए हम इस पूरे वर्ग को क्या बोलते हैं, इस पूरे वर्ग को हम बोलते हैं, इसको हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, क्योंकि इन सभी को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। अब इनको हैलोजन क्यों कहते हैं वो समझो। हैलोजन का मतलब क्या है कि इनको 2 भागों में तोड़ दिया, किसका, हेलो और प्लस जेनस। ठीक है, ये 2 भागों से, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। किसके, ग्रीक भाषा के ये 2 शब्द हैं। इनका मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है लवण। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है, लवण। और जेनस का मतलब क्या है, जनरेट करना, यानी कि बनाने वाला। तो मतलब क्या है, ओवरऑल इनका मतलब, हैलोजन का मतलब क्या है कि ये जो यौगिक होते हैं ये लवण बनाने वाले होते हैं। क्या बनाने वाले होते हैं, ये तत्व मोस्टली लवण बनाने वाले तत्व होते हैं। इसीलिए हम इनको, ये सभी लवण बनाते हैं। जैसे कि आपका देखिएगा जो Cl होता है तो सभी देखते हैं NaCl, HCl, KCl, ये सभी लवण ही तो हैं। इसी तरीके से HF, ठीक है, HF, ठीक है, ये तरीके से होते हैं। और ऐसे ही HBr, NaBr, इस तरीके से आपके होते हैं। जैसे HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, NaI, इस तरीके से होते हैं ना ये। तो ये लवण बनाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं लवण बनाने वाले या लवण का निर्माण करने वाले। हैलोजन का मतलब क्या हो गया, लवण का निर्माण करने वाले। क्लियर हो गया। तो अब ये समझ में आ गई आपको। अब इनके थोड़े से क्रमांक भी पढ़ लेते हैं, इनके क्रमांक कितने कितने होते हैं। देखिएगा इनके क्रमांक की हम यदि बात करें तो फ्लोरीन का क्रमांक होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आई का इतना और एस्टेटीन का 85। और यदि हम बात करें इसकी और इनके परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक वेट की, तो देखिएगा एफ का जो एटॉमिक वेट 19 होता है। और यदि Cl के हम एटॉमिक वेट की बात करें, हम इसके अणुभार की बात करें, तो इसके जो आपका अणुभार जो होता है एग्जैक्टली हम इसका होता है 35.45, लेकिन हम इसको 35.5 बोल देते हैं सार्थक अंकों में। ठीक उसी प्रकार से 79.9 होता है तो हम इसको कितना बोलते हैं, 80। 79 का मतलब कितना है यहाँ पे, ये 80 बोल देते हैं। ये 126 यानी 126.9 होता है तो इसका मतलब 127 मान लेते हैं इसको। और ये आपका 210 होता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब समझते हैं इनकी थोड़ी सी भौतिक प्रकृति और भौतिक गुणों को हम इनके अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा इसके जो भौतिक गुणों की हम यदि बात करें तो देखिएगा ध्यान से समझना। इनकी पहले तो भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। कमरे के ताप पर हम बात करें तो फ्लोरीन और आपका जो क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों आपकी कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में मिलती हैं, यानी कि गैसें हैं। ब्रोमीन आपका द्रव रूप में मिलता है।
और आयोडीन आपका ठोस रूप में मिलता है, और ये एस्टेटिन भी आपका कैसे रूप में मिलता है, कम रेखा ताप पर ठोस रूप में मिलता है। रसायन विज्ञान की हम बात करें तो इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है हैलोजन तत्वों पर, क्योंकि ये बाद का तत्व आया था, केवल इन पर फोकस किया गया है। और वैसे हम इसकी बात करें तो ये अलग तत्व, अलग कैटेगरी में आ जाता है। ये अपना रेडियोधर्मी तत्व है। ये कैसा है, रेडियोधर्मी तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व बोल दीजिए या रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है ये, ठीक है। इसीलिए ये इनसे अलग है थोड़ा, क्लियर है। तो हम केमिस्ट्री में यदि हम बात करें इंटर लेवल तक की, तो ये केवल 4 तत्वों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, इन्हीं की क्रियाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके हम भौतिक गुणों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। गुण तो देखिएगा, गुण की हम यदि बात करें तो इनके सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। किसके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आएगा कि वर्ग 17 के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आपको ये 6-7 पॉइंट लिखने हैं। कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NH2NP5, NH2NP5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, NH2NP5। मतलब क्या है, मतलब ये कि इसके जो किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो उसमें लास्ट में P वाले उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और P से पहले वाले उपकोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि आपका देखिएगा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 9 का 1s2 2s2 2p5 ये हो जाएगा। ऐसे आपका 17 क्लोरीन का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इस तरीके से। ऐसे ही आपका ये 35 का कर लीजिए, 35 का करोगे Br का तो आपका ये आएगा लास्ट में 4s2 और 4p5 आएगा। ऐसे ही आपका अगले वाले का करोगे, यानी 53 का आयोडीन का करोगे तो इसका भी आगे करते जाओगे तो इसका आएगा 5s2 और 4p5 इस तरीके से। मतलब क्या, NH2NP5 ही आना है, मतलब लास्ट में आपकी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये चीज़ मतलब N का तो मतलब कोई भी क्रम हो सकता है, NH2NP5 ये चीज़ आएगी आपकी। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? ये देखिएगा, ये 5 जैसे 4s2 ये आया ना, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, 5s2 5p5, ठीक है, इस तरीके से आएगा। क्लियर है? तो आपका ये इस तरीके से ही आता है क्रम, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब नेक्स्ट, अब जिनको बोले कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे करके दिखा दो, तो वो हमने 11वीं की क्लास की पिछली बार एक दो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर हमारी बहुत ही पॉपुलर वीडियो रही है वो, तो उसका मतलब 50-60 हज़ार के लगभग व्यू हैं। और एक और बनाई थी उसके बाद में, उस पर भी कम से कम 40 हज़ार के लगभग व्यू हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हमने समझाए हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो, या केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में जाकर देख सकते हो, ठीक है। देखिएगा, अब नेक्स्ट आता है आपका इनके कुछ और की हम बात करें, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या की हम बात करें तो वर्ग में, देखिएगा ये वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु, यानी कि जैसे क्रमांक बढ़ता है उसी के साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या भी कैसी होती है, बढ़ती है। समझ में आ गई? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तीसरा आपका ले लेते हैं हम परमाणु आयतन। सिंपल सी बात है, जब भैया परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन भी आपका बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। फिर आपका ले लेते हैं घनत्व। इनका क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है। आपका क्वथनांक, देखिएगा ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। गलनांक की हम बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक भी बढ़ता है। अब आ जाती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। घटती है तो मतलब क्या कि जो एफ है, एफ की इस वर्ग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी सबसे क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है।
बाकी सभी की कम रहती है। तो मतलब क्या समझ गए, मतलब आपको समझ में आ गया, फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। और यदि हम बात करें पूरी आवर्त सारणी की भी बात करें तो आवर्त सारणी में भी सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। नेक्स्ट हमारी बात चलेगी क्रियाशीलता की। क्रियाशीलता भी क्या होती है आपकी, यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता भी घटती है, क्रियाशीलता भी घटती है आपकी। फिर आपका आ जाता है क्रियाशीलता घटती है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक और तत्व, एक और आपका गुण लिख लीजिए इसमें, क्रियाशीलता और विद्युत ऋणात्मकता होगी आयनन विभव। आयनन विभव भी क्या होता है, घटता है। तो ये काफ़ी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लीजिए 10। दसवां लिख लीजिए आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। क्लियर हो गए ना, हो गए। यानी कि ये आपके 10 पॉइंट बता दिए और सभी में लिख देना वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इस तरीके से ये घटती है, ये बढ़ती है। पहले मैंने बढ़ते बढ़ते ही लिख देना, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा और इसका क्वथनांक भी बढ़ता है और गलनांक भी बढ़ता है। अब बात करिए विद्युत ऋणात्मकता, क्रियाशीलता, आयनन विभव और एंथैल्पी क्या होती है, घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, अब कुछ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर उसके बाद में फिर हम अपने यानी कि क्लोरीन गैस को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सभी चीज़ों को हम फिर पढ़ेंगे। यदि हम इनकी सामान्य अवस्था में इनकी वाष्प की बात करें, इनकी गैसों की बात करें, तो इनका कलर कैसा होता है वो चीज़ समझिए। तो यदि हम फ्लोरीन की हम कलर की बात करें तो इनमें यानी हैलोजनों का अपने आप में एक विशेष कलर होता है। तो इनकी जो वाष्प होती है, इनकी जो गैस होती है, इनकी जो जल वाष्प होती है, उसमें इनका एक डार्क कलर होता है। डार्क कलर का मतलब क्या है, जो फ्लोरीन है वो हल्की पीली कलर की होगी और जो क्लोरीन है वो आपकी हरी नीली, पहले हरी सी दिखाई देगी, उसके बाद में इसका डार्क कलर होता जाएगा, नीली हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसका ब्रोमीन का क्या होता है, लाल भूरी। लाल भूरी को मिला देंगे तो कभी लाल, मतलब पहले भूरी सी दिखाई देगी, उसके बाद में डार्क लाल में बदल जाएगी ये। ठीक है, तो लाल भूरी होती है। और इसका जो आयोडीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसकी जो वाष्प हम बनाएंगे तो इसका कैसा होगा आपका, इसका जो कलर है बैंगनी होगा। कैसा होगा, गहरा बैंगनी होगा। और ऊपर से नीचे आने पर मतलब इनका जो कलर है वो और डार्क होता जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इसका थोड़ा हल्का। लेकिन देखो लिखा भी हुआ है हल्की पीली होगी, ये हल्की पीली होगी, ये हरी नीली होगी, यानी नीचे जाने पर सबसे ज़्यादा डार्क कौन का होगा, बैंगनी रंग का। तो ये बैंगनी जो है सबसे गहरा बैंगनी होगा। कैसा होगा, बैंगनी। तो मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इनका जो कलर है, कलर में भी कैसे हो जाती है, यानी डार्क होता जाता है। तो सबसे पहले ये कैसा होगा, हल्का पीले कलर का होगा। फ्लोरीन का गैस का फ्लोरीन का कलर कैसा होगा, हल्का पीला होगा। देन उसके बाद में क्लोरीन का गैस थोड़ा डार्क होगा और इसका ब्रोमीन का और ज़्यादा डार्क होगा। सबसे ज़्यादा डार्क किसका होता है, आयोडीन का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझे, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी इंटरव्यू में पूछ लेता है, आपके एग्जामिनर पूछ ले आपसे। जैसे कि इसमें तत्व में, यानी हैलोजन परिवार में कितने तत्व हैं, फ्लोरीन और बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन और आपका आयोडीन। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी जो अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके -1 के साथ आपका +1, +3, +5 व +7 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या मतलब, ये भी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण, ऐसा समझिए, ऑक्सीकरण अवस्था। प्रदर्शित करते हैं। तो मीन्स क्या हो गया, मीन्स ये हुआ कि यानी कि जो आपका फ्लोरीन है,
वो केवल एक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि जो अन्य तत्व हैं इस सदस्य के या इस परिवार के, हैलोजन परिवार के जो अन्य तत्व हैं वो -1 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +1 +3 +5 +7 तक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, पहली बात तो फ्लोरीन का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है, दूसरी बात जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे कम होती है, और तीसरी बात कि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। तो ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये जो फ्लोरीन है आपका ये केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बाकी और ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। और एक और मेन कारण, हम इसकी डीप में नॉलेज करेंगे, हम इसकी डीप नॉलेज करें तो ऐसा होता है कि जो फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन का जो आकार बहुत छोटा होता है, और इससे जो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो बाकी सभी तत्व हैं इनके, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन 17 Cl, तो इसका जो होगा 287 होता है। तो मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ना, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी ये वाली, तो ये अपने इसकी प्रकृति होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति है। यदि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन बना देगा, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? सभी तत्वों की एक प्रकृति होती है कि वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश में रहते हैं। तो इसको यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 हो जाएंगे, या इसके 7 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे तो इसमें 8 बचेंगे, अंदर 8 बच रहे। तो वही कारण है कि इसमें पता क्या होता है कि ये जो तत्व है क्लोरीन, बाकी या कोई भी अन्य तत्व हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आप से, यानी इनकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की तो प्रवृत्ति होती ही होती है, लेकिन साथ में ये यदि जरूरत पड़ने पर यदि इनके साथ में थोड़ी छेड़ाखानी करी जाए तो ये इन 7 इलेक्ट्रॉन को भी ये त्याग देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से त्याग सकते हैं, जरूरत करने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये 5 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, और जरूरत पड़ने पर ये अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को भी त्याग सकता है, क्योंकि बाकी सभी तत्वों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। क्लियर है? तो इसीलिए ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसकी +7 ऑक्सीजन अवस्था होगी। यदि अपने ये केवल बाहरी कोश में तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 5 ऑक्सीजन संख्या होगी, और यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 होगी, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से त्यागेगा तो 1 होगी। और लेकिन इसकी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की भी प्रकृति होती है। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का केवल 9 क्रमांक होता है, 2,7 ये होता है, और ये अपने इस वाली में से, यानी कि ये किसी विशेष अवस्था में ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकते हैं। वैसे भाई इनके सभी बाहरी कोश में सबके में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। सभी फ्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रहते हैं, क्योंकि इनमें सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8-8 हो जाएंगे। लेकिन बाकी हम बात करें इन तत्वों की, इनमें 7 होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, विशेष कंडीशन में इन 7 में से इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग नहीं सकता। ये केवल लेने की प्रवृत्ति रखता है, अपने छोटे आकार के कारण, वे अपनी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए ये केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी अन्य तत्व -1 के साथ साथ +1 भी प्रदर्शित कर सकते हैं, +3 +5 +7, यानी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर 5 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर 3 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, और अपनी आवश्यकता पड़ने पर 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल आप ये समझे कि ये जो फ्लोरीन है केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि अन्य तत्व सदस्य यानी कि इस वर्ग के और अन्य तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए फ्लोरीन की केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, या -1 ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, जबकि बाकी अन्य तत्वों की -1 के साथ साथ +1 +3 +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। राइट, ये चीज़ है। अब पढ़ेंगे हम क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस की बनाने की विधियाँ, इसकी खोज से लेकर इसकी बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सारा कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिएगा।
सबसे पहले हम खोज से स्टार्ट करते हैं। इसकी खोज कब हुई? क्लोरीन की खोज वैज्ञानिक एक सीले थे, सीले नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को HCl के साथ गर्म किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया, तो इन्होंने देखा कि MnCl2 प्राप्त होता है और कुछ जल के अणु मिले, कुछ जल के अणु मिले और साथ में कुछ जल के अणु मिले, उसके साथ में एक गैस भी निकलती है, हरे पीले रंग की एक गैस निकलती है। इन्होंने यानी वैज्ञानिक सीले ने 1774 में जब मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में गर्म किया तो इन्होंने पाया कि मैग्नीज क्लोराइड बना और आपका एक जल के अणु निकले और साथ में एक गैस और निकलती है हरे पीले रंग की। तो इन्होंने इस गैस की खोज की कि इसमें कोई एक नई गैस है, ठीक है, इसी गैस को क्लोरीन गैस बोला, ठीक है। तो इसको देखो संतुलित करना, जब इस रिएक्शन को थोड़ा सा संतुलित कर लो फिर उसके बाद में आगे बढ़ते देखिएगा। ये 2 Cl हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा आपका 2 Cl यहाँ पर 4 हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 2 O हैं तो H2O भी 2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, 4 है, 4H 4H यानी जितने O उतने 2H2O लगा दिया तो ये बन गया, ठीक है। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, मतलब है इस गैस से, Cl2 गैस बन गई। लेकिन शुरुआत में जो प्रथम में जब यानी कि जो आपका प्रारंभ की हम बात करेंगे, प्रारंभ की, तो प्रारंभ में Cl2 को क्या माना गया था? यौगिक माना गया था। इन्होंने क्या बताया? एक यौगिक है ये। सीले ने शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में बताया कि एक यौगिक है। Cl2 क्या है? एक यौगिक है जिसमें एक हरा पीला रंग होता है, हरा और पीला नहीं, हरा पीला रंग। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, डेवी, और वो भी कौन सी सन में? 1810, कितनी साल बाद? 1774 से 1810, काफ़ी साल हो गई। फिर इन्होंने इस गैस का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने इसको सिद्ध करा कि ये यौगिक नहीं, Cl2 यौगिक नहीं बल्कि आपका क्या होती है? एक तत्व है। Cl2 एक यौगिक नहीं बल्कि क्या है? एक तत्व है। तत्व की प्रकृति के बारे में किसने बताया? डेवी ने बताया। कौन सी सन में बताया? 1810 में। और क्लोरीन एक यौगिक है, ये किसने बताया? सीले ने बताया। कौन सी सन में बताया? 1874 में, 1774 में। और इन डेवी ने ही इसका नाम क्या रखा था? ग्रीक भाषा का एक शब्द था क्लोरस, क्लोरोस। क्लोरोस का मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा में ही आपका इसका अर्थ होता है हरित पीला। क्यों? क्योंकि इसमें से जब ये गर्म करते हैं, ये निकलती है तो इसमें हरा पीला रंग होता है, इसीलिए इसका नाम हरित पीला, ग्रीन्स येलो, ग्रीन येलो ये था। तो ये इस तरीके से इसकी खोज हुई थी। अब इसकी बनाने की विधि एक तो क्लियर हो गई आपकी। यदि बनाने की विधि आपसे आ जाती है तो बनाने की विधि में आप इतना लिख देना, एक रिएक्शन हो गई किसके द्वारा? आपकी मैग्नीज ऑक्साइड के द्वारा बन गई, ठीक है। अब मैग्नीज ऑक्साइड के द्वारा बन गई आपकी। अब एक और रिएक्शन आप पढ़ लीजिए, एक रिएक्शन और आपकी मैं बनाना सिखा दूं, देखिएगा। और क्लोरीन गैस बनाने की और देखिएगा बहुत सारी विधि हैं। औद्योगिक निर्माण की विधि में आपके आ जाती है डीकन विधि, डीकन विधि, और आपका आ जाती है नेल्सन विधि। तो ये जो आपके एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें केवल क्लोरीन की बनाने की विधि दे रखी है, बाकी इनका सचित्र वर्णन नहीं दे रखा है, ना ही इनका क्वेश्चन आज तक आया है सचित्र वर्णन पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीन बनाने की समीकरण लिखिए, क्लोरीन गैस बनाने की किसी एक समीकरण को लिखिए। तो एक समीकरण तो हो गई, एक और मैं आपको करा देता हूँ, एक समीकरण आपकी करा दे रहा हूँ मैं आपके पास में। मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, यानी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर दूसरी समीकरण लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा Cl2 का निर्माण। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा Cl2 का निर्माण कैसे होता है उसे और समझो। देखिएगा आपका ये जो रिएक्शन है आपकी बहुत बड़ी है, आप लिख दोगे 2K
देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, KMnO4 प्लस HCl। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारी Cl2 गैस बन जाती है, बन गई Cl2 गैस। इसमें जैसे कि Mn आया तो सिंपल सी बात है भैया, Mn आ गया तो MnCl2 बनेगा प्लस MnCl2 बन गया। अब K आया है तो K के साथ में भी कुछ ना कुछ बनेगा, तो KCl बना दीजिए। क्या बना दीजिए, KCl बना दीजिए, KCl बन गया। अब इन रिएक्शंस को आप संतुलित कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे O भी आ रहा है तो O के साथ में आपका क्या बनेगा, H2O भी बनेगा। हमने बता रखे जितने O होते हैं उतने H2O भी बनते हैं, तो H2O आ गया। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा संतुलित करो। देखिए जब इस टाइप की रिएक्शन आपको दिखाई दे, उसको संतुलित कैसे करते हैं उसका समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। तो आपका और यहाँ पे O के साथ में आपका ये इस वाला O आ रहा है, ये O यहाँ पे है एक, ये यहाँ पे कितना है, अकेला एक है, लेकिन इसके साथ में H2O दोनों आते हैं साथ साथ। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई में इसमें कर दे रहा हूँ। ध्यान समझ लें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सिंपल सा समझ में आ गया। यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, यानी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देख लेना, यदि मैं 4 की, वैसे नॉर्मली मैं 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, जैसे 2 की मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे कर दी, और जिससे कि ये जो 4 था इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी O में, तो यहाँ पे जितने O होते हैं उतने H2O निकलता है। तो 2 चौक 8, 8 हो गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 8 H2O कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब H कितने हो गए, H यहाँ पे 16 हो गए, तो यहाँ पे भी मेरे को 16 करना पड़ेगा। H मैंने यहाँ पे 16 कर दिए। अब यहाँ पे 16 हो गए, बाकी ये Cl वगैरह बच रहे हैं, तो Cl का देखिएगा। अब Mn कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी मैंने Mn 2 कर दिए, Mn 2 कर दिए। KCl कितने हैं, यहाँ पे KCl 2 हैं, तो KCl भी मैंने 2 कर दिए। अब देखना Cl को गिन लो, बाकी Cl बचा, 2 दूनी 4, 4 2 6, और यहाँ पे कितने 16 हैं, तो 6 निकल गए, तो बच्चे 10, 10 में यहाँ पे कितने, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 हो गई। रिएक्शन संतुलित, देख लेना नहीं तो। ठीक है, रिएक्शन संतुलित अभी फिलहाल याद कर लो, मैं रिएक्शन संतुलित करना भी आपको बताऊंगा पूरी तरह से। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें रिएक्शन ही रिएक्शन, पहले रिएक्शन ही रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसके औद्योगिक निर्माण की भी काफ़ी विधियाँ, जैसे डीकन विधि वगैरह, तो उसका सचित्र वर्णन नहीं करेंगे हम, केवल समझेंगे उसको। देखिएगा कैसे समझते हैं उसको, समझ लीजिए। तो अब आपका डीकन विधि क्या होती है, डेकान विधि भी, इसको भी समझ लीजिए। ये औद्योगिक निर्माण की विधि है। डीकन विधि से हम क्लोरीन गैस को कैसे प्राप्त करते हैं वो और समझ लीजिए। तो डीकन विधि से हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखिएगा, हम डीकन विधि से क्या होता है कि इसमें HCl को, यानी कि डीकन विधि में क्या करते हैं हम, आपका जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर HCl को हम O2 के साथ मिलाते हैं, तो आपका Cl2 गैस बन जाते हैं। Cl2 गैस बन गई, इसी को डीकन विधि कहते हैं। यहाँ पे CuCl2 आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। CuCl2 किसका काम करता है, मैं यहाँ से पूरी रिएक्शन यहाँ से लिख दे रहा हूँ, HCl प्लस O2, और यहाँ पे CuCl2, ये, और यहाँ पे 550 डिग्री भी लिख दो टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर प्रक्रिया कराते हैं तो Cl2 गैस बन जाती है। और यहाँ से H2O भी निकल जाता है। H2O देखना जरा, आपका दो O हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 2 H2O निकलेगा। तो H कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 4 H2O। Cl कितने, 4 हैं, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 Cl हो जाएंगी। तो ये रिएक्शन भी संतुलित हो गई। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस रिएक्शन को बता दूं, जैसे कि आपका HCl है, HCl में हमने O2 मिला दिया और Cl2 गैस बना दी, और यहाँ पे CuCl2 आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो हमने क्या बताया था, जितने O हैं और H आ रहा है तो उतने ही H2O निकल जाएगा। 2 O हैं तो 2 H2O निकल गया, 2 H2O निकल गया। तो H कितने हो गए इधर, 2 दूनी 4 H हो गए। 4 H इधर करने के लिए मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो Cl भी तो 4 हो गए इधर, तो इधर भी Cl 4 करने पड़ेंगे, तो 4 करने के लिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी इधर, तो ये 4 हो गए।
क्लियर है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी हो गई। और एक और होती है आपकी इसकी विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, एक सेल होता है, जिस सेल में हम नेल्सन सेल होता है उस पर हम जो विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसके एनोड पर तो आपका क्लोरीन गैस बनने लगती है। यानी कि आपका एक नेल्सन सेल होता है, उसमें हम NaCl भरकर उसमें विद्युत अपघटन कराते हैं तो इसके एनोड पर आपका Cl2 गैस बनने लगती है। ये 11वीं क्लास के टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इन दो रिएक्शनों को बस याद कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे करते हैं और इनके भौतिक गुण समझ लेते हैं। Cl2 के भौतिक गुण, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये विषैली गैस होती है। कैसी है ये? विषैली गैस है। और इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली इंसान का दम घुटने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, दम घोंटू गैस भी बोलते हैं। दम घोंटू गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, दम घोंटती है। ये तीव्र गंध वाली गैस है, तीव्र गंध वाली गैस है। चौथे की हम बात करेंगे, इसमें चौथा पॉइंट है आपका, ये जल में विलय होती है। यह है आपका वायु या आपका O2 से कैसी होती है, ये भारी गैस होती है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट काफ़ी हैं आपके। रासायनिक गुण की हम बात करें तो ये यानी कि जो आपका Cl2 से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है। यानी कि जो इसकी रासायनिक गुण की हम बात करेंगे, इसका रासायनिक गुण इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल एक इसका गुण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या, H2 से क्रिया। जो Cl2 गैस है ये आपका H2 से क्रिया करके, और H2 से किसमें, सूर्य के प्रकाश में क्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है 2HCl। देखिए 2 और 2 लग रहा है, यानी HCl गैस बनाती है। इसको संतुलित कर दो, यहाँ पे H2 हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो, Cl भी 2 हो गए। ये हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है। दूसरी क्रिया भी इसकी कर लीजिए, दूसरी क्रिया है इसकी H2S से क्रिया करके, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके भी HCl बनाती है। H2S प्लस Cl2 क्रिया करेगी, HCl बनाएगी प्लस आपका देखिएगा H कितने यहाँ पे Cl2, यहाँ पे H2S, ये हो गया। और यहाँ से क्या है, S निकल जाता है बाहर, ये आगे क्रिया आपकी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये इसके कुछ उपयोग हैं। उपयोग देखिएगा, ये काष्ठ लुगदी बनाने में, काष्ठ लुगदी बनाने में, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। कपास अथवा वस्त्र के विरंजन में, यानी इनके रंग उड़ाने में इसका उपयोग होता है। सोना और आपका जो प्लेटिनम है इसके निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। औषधि बनाने में, यानी विषैली कुछ औषधि बनाई जाती हैं, जहर वहर मारने वाली वो चीज़ें। कार्बनिक पदार्थ यानी विषैले कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि आपका CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3, इसका नाम पता है, क्लोरोफॉर्म। तुमने फिल्मों में देखा होगा, कोई मूर्छित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उस पर रूमाल पर लगाएंगे और ऐसा करके मुंह पर लगा देते हैं करके, नहीं वो इतना मूर्छित हो जाता है, वो होता है क्लोरोफॉर्म, जिसे सुंघाने से आदमी कैसा हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, ठीक है, यानी कि बेहोश हो जाता है। DDT समझ में आई? DDT का मतलब डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, क्या, डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, ये होता है DDT का पूरा नाम। तो ये बनाने में ये सभी विषैले होते हैं। आपका जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। विषैली गैसों को बनाने में, विषैली गैस जैसे कि फास्जीन बहुत ही विषैली गैस होती है। आपका आंसू गैस के गोले, यानी आंसू गैस ना होती है जैसे सूंघने से आंसू आ जाते हैं, तो आंसू गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, CCl3NO2। तो ये बाकी इसका अगला भाग आगे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो वर्ग 17 के तत्व में अभी हाइड्रोजन क्लोराइड और रह गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसको हम अगले उसमें करेंगे, यानी कि आपकी ये 15वीं वीडियो अगली 16वीं वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो नए लोग हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन्होंने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक भी नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी 12th क्लास की बोर्ड के लिए हिंदी की
और आपकी हिंदी के साथ में आपका मैथ की कई तैयारी वहीं पर हो रही है, और आपका बीएससी का मैथ भी वहीं इसी चैनल पर कराया जाएगा। मनोज सर नाम से सेकंड चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय।